गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मानव शरीर विज्ञान टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मैंने वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक आप देखिएगा। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी दृष्टि से ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। मैंने उन टॉप 25 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है जो पिछले कई वर्षों में ये परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर अभी आप चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जितनी भी नई वीडियोस मैं अपलोड करूँगा उसकी अपडेशंस आपको टाइम से मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 1, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगर आप किसी भी दृष्टि की तैयारी कर रहे हैं। आपके ऑप्शन है ए 16 फीट, बी 18 फीट, सी 32 फीट, डी 22 फीट। तो आपका सही जवाब होगा 32 फीट। दोस्तों, मानव शरीर के एक वयस्क पाचन नली का आकार लगभग 32 फीट होता है। छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है। जल और खनिज बड़ी आंत द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 2, अस्थियों और मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन 1 एक नई छोटी पेशी, बी टेंडन, सी उपस्थि, डी लिगामेंट। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन बी टेंडन। टेंडन एक मजबूत लचीले ऊतक की रस्सी जैसा ही होता है, जो रस्सी के समान ही होता है। टेंडन आपकी मांसपेशियों को आपको हड्डी से जोड़ते हैं, जिससे आपके अंगों को हिलाने में मदद करते हैं। जैसे हड्डी और मांस एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो हम अपने अंगों को हिला सकते हैं। उसमें एक तरीके की रस्सी के समान होता है, तो टेंडन उसे कहते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं पढ़ा रहा हूँ। प्रश्न नंबर 3, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके ऑप्शन है ए कैल्शियम व फास्फोरस, बी फास्फोरस व सल्फर, सी पोटेशियम व कैल्शियम, ऑप्शन डी कैल्शियम व मैग्नीशियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कैल्शियम व फास्फोरस। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कैल्शियम और फास्फोरस है। हड्डी जो है यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। यह शरीर को सुरक्षा और आंदोलन प्रदान करता है। यह आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी बनाने का काम करता है। आरबीसी जैसे रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स। यह अपने अंदर बहुत सारे खनिजों को संग्रहित करता है। इसमें कैल्शियम व फास्फोरस की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसमें मौजूद कोशिकाओं को ऑस्टियोसाइट कहा जाता है और परिपक्व हड्डी भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। आपके ऑप्शन है ए जांघ, बी रिब केज, सी भुजा, डी मेरुदंड। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीमर हड्डी जो है हमारे ऑप्शन ए जांघ, इसका सही आंसर होगा। और ये फीमर हड्डी जो है मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत तथा सबसे भारी हड्डी है। यह जांघों में मौजूद होती है और इसे आमतौर पर जांघ की हड्डी भी कहा जाता है। इसकी औसत लंबाई 48 सेंटीमीटर के करीब होती है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 5, टिबिया नाम की हड्डी किस में पाई जाती है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन ए टांग, बी भुजा, सी मुंह, डी खोपड़ी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए टांग। आप चित्र में देख रहे हैं जैसे कि ये घुटने के नीचे की जो 2 हड्डियां होती हैं, टिबिया आपकी पिंडली की हड्डी है। यह शरीर की दूसरी सबसे लंबी हड्डी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यह आपके खड़े होने और हिलने डुलने की क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपकी टिबिया कई महत्वपूर्ण मांसपेशियों, टेंडन, नसों और स्नायुबंधों को भी सहारा देती है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, जो टिबिया टूट गई है तो ये हमारे घुटने के नीचे की हड्डी होती है। प्रश्न नंबर 6, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? अस्थि मतलब हड्डी बोल सकते हैं आप इसको। आपके ऑप्शन है ए पिंडली, बी अग्रभुजा, सी जांघ, डी ऊपरी भुजा। सही जवाब ऑप्शन डी ऊपरी भुजा। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसमें ह्यूमरस हड्डी आपको दिख रही होगी। ह्यूमरस हड्डी जो है कोहनी और कंधे के बीच ऊपरी बाह में स्थित होती है। यह बाह की सबसे ऊपरी लंबी हड्डी है और बाह और कंधे में गति को सहारा देती है।
जैसे ना ये हमारे कंधे और बाह के बीच में जो मोटी हड्डी देख रहे हैं ना, ह्यूमरस लिखा हुआ है, यही हड्डी ह्यूमरस हड्डी कहलाती है। प्रश्न नंबर 7, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। दोस्तों अभी हमने पिछले प्रश्न में ही इसके बारे में पढ़ा है। ऑप्शन है ए फिबुला, बी फेमर, सी स्टेपिज, डी टिबिया। तो सही जवाब है ऑप्शन बी फेमर, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि ये जांघ की सबसे बड़ी हड्डी होती है। जैसे कि आप पिक्चर भी देख पा रहे होंगे, पिक्चर में आपको स्पष्ट हो रहा होगा, घुटनों की जो ऊपर की हड्डी होती है जो हमारे कूल्हों से जुड़ी होती है, उसी को हम फीमर हड्डी कहते हैं। फीमर हड्डी मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी होती है। यह लगभग 19.9 इंच लंबी होती है और आमतौर पर इसे जांघ की हड्डी के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 8, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। आपके ऑप्शन है ए जबड़े की, बी स्टेपिज, सी नाक की, डी नाखून। सही जवाब ऑप्शन बी स्टेपिज। चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी को स्टेपिज कहा जाता है, जो मध्य कान में स्थित होती है। स्टेपिज का आकार 3 मिलीमीटर इंटू 2.5 मिलीमीटर है। मध्य कान में 3 हड्डियां होती हैं, एक होती है मैलियस, स्टेपिज और इंकस। स्टेपिज इन तीनों हड्डियों में से भी सबसे छोटी होती है और ये घंटी की तरह दिखती है। तो जैसे कि चित्र में आपको दिख रहा होगा, ये घंटी के आकार की दिख रही है। प्रश्न नंबर 9, मानव रुधिर का पीएच है। आपके ऑप्शन है ए 5.1, बी 7.4, सी 7.9, डी 8.1। सही जवाब है ऑप्शन सी 7.4। दोस्तों पीएच का मान उपयोग जलीय घोल की अम्लता या क्षारीयता को इंगित करने के लिए किया जाता है। पीएच जो होता है ना दोस्तों, जैसे 0 से 14 तक का ये पीएच स्केल होता है, जिसमें 0 का अर्थ है सबसे अम्लीय और 14 का अर्थ है सबसे क्षारीय। तो जो ब्लड होता है हमारा, अम्ल का जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है और जो क्षार का पीएच होता है वो 7 से अधिक होता है। तो हमारा मानव रक्त जो है 7.4, यानी इसमें थोड़ा इसे क्षारीय आप कह सकते हैं। तो पीएच वैल्यू जो होती है ना, किसी भी घोल की अम्लता या क्षारीयता को इंगित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 10, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। आपके ऑप्शन है ए कैल्शियम, बी सोडियम, सी लोहा, डी जिंक। सही जवाब ऑप्शन सी लोहा। दोस्तों लोहे को हम आयरन भी कहते हैं। रक्त का लाल रंग रक्त में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो सब यूनिट हीम से बना होता है, जो लाल रंग का होता है, और हीमोग्लोबिन मानव रक्त का अधिकतम हिस्सा होता है। हीमोग्लोबिन एक फ्यूज्ड प्रोटीन होता है जिसमें ग्लोबिन नामक प्रोटीन और आयन पाया जाता है। आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। आरबीसी मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, जिसको लाल रक्त कणिका कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी मतलब होता है श्वेत रक्त कणिका, वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। आरबीसी जो है अस्थि मज्जा में पैदा होता है और प्लीहा में नष्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 11, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए हीमोलिसिस, बी ऑजोमसिस, सी पैरालिसिस, सी डायलिसिस। सही जवाब ऑप्शन डी डायलिसिस। दोस्तों डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जो गुर्दे की समस्या वाले रोगियों के लिए डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। डायलिसिस एक ऐसा उपचार है जो मशीन का उपयोग करके रक्त को फिल्टर और शुद्ध करता है। यह आपके तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलन रखने में मदद करता है जब गुर्दे अपना काम नहीं करते हैं। 1940 के दशक से किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए डायलिसिस का उपयोग किया जाता रहा है। यदि गुर्दे पूरी तरह से विफल हो जाते हैं तो आपका शेष जीवन के लिए डायलिसिस या प्रत्यारोपण ही एकमात्र उपचार विकल्प उपलब्ध है। प्रश्न नंबर 12, रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। आपके ऑप्शन है ए प्लाज्मा, बी आरबीसी, सी डब्ल्यूबीसी, डी हीमोग्लोबिन। सही जवाब ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। दोस्तों खून में बड़ी संख्या में लाल रक्त कोशिकाएं मौजूद होती हैं जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन असल में लाल रंग का आयरन युक्त प्रोटीन है जिसका काम फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना होता है। ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन और रक्त का रंग हमेशा लाल ही दिखाई पड़ता है। प्रश्न नंबर 13, हीमोग्लोबिन में होता है। आपके ऑप्शन है ए तांबा, बी लोहा, सी जस्ता, डी मैग्नीज। सही जवाब ऑप्शन बी लोहा। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है
जो इसे हमारे द्वारा सांस ली जाने वाली हवा में ऑक्सीजन लेने और शरीर में हर जगह पहुंचाने की अनुमति देता है। आप हीमोग्लोबिन को आयरन हीम जिसे हम कहते हैं, ऑक्सीजन परिवहन प्रोटीन भी कह सकते हैं, जिसके रूप में सोच सकते हैं, जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 14, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। आपके ऑप्शन है ए जीवाणुओं का नाश, बी रक्त अल्पता का निवारण, सी लौह का उपयोजन, डी ऑक्सीजन का परिवहन। सही जवाब ऑप्शन डी ऑक्सीजन का परिवहन। जैसे कि दोस्तों हम लोग पिछले प्रश्न में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे शरीर का लगभग 70% आयरन हमारे लाल रक्त की कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है, और मांसपेशियों की कोशिकाओं में जिसे मायोग्लोबिन कहा जाता है। हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में ऑक्सीजन को फेफड़ों से ऊतकों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है, तो इसे ऑक्सीजन का परिवहन आप कह सकते हैं। सही जवाब ऑप्शन डी ऑक्सीजन का परिवहन। प्रश्न नंबर 15, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं। आपके ऑप्शन है ए यकृत में, बी अस्थि मज्जा, सी तिल्ली, डी वृक्क। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अस्थि मज्जा। यह लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण स्थल है। अस्थि मज्जा एक हड्डी के मेडुलरी गुहाओं के अंदर उपस्थित नरम ऊतक होता है। यह मुख्य रूप से कूल्हे और जांघ की हड्डियों में उपस्थित होता है। अस्थि मज्जा स्टेम कोशिकाओं नामक अपरिपक्व कोशिकाओं का उत्पादन करती है, जो बाद में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित कर सकती है। प्रश्न नंबर 16, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। आपके ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। सही जवाब ऑप्शन 4। जैसे कि दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पूछा गया है। मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। दिल में 2 ऊपरी छोटे ऑरिकल्स और 2 निचले बड़े वेंट्रिकल होते हैं। औसत मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, जैसे कि आपको पता होगा। मानव हृदय का औसत वजन लगभग 300 ग्राम होता है। प्रश्न नंबर 17, शरीर की विशालतम धमनी है। आपके ऑप्शन है ए निलय, बी वेना केवा, सी केशिका, डी एरोटा। सही जवाब ऑप्शन डी एरोटा। दोस्तों एरोटा को हम महाधमनी भी कहते हैं, कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इसको महाधमनी बोल सकते हैं। महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। महाधमनी बाएं निलय के शीर्ष पर शुरू होती है, जो हृदय की पेशी पंपिंग कक्ष है। हृदय बाएं निलय से महाधमनी वाल्व के माध्यम से रक्त को महाधमनी में पंप करता है। प्रश्न नंबर 18, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। आपके ऑप्शन है ए रेनिन, बी इरोप्सिन, सी पेप्सिन, डी ट्रिप्सिन। सही जवाब ऑप्शन ए रेनिन। दुग्ध प्रोटीन के पाचन के लिए रेनिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रेनिन मानव शरीर में अपने निष्क्रिय रूप में उपस्थित होता है, जिसे प्रोरेनिन कहा जाता है। जब हम दूध पीते हैं तो ये आमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अक्रिय प्रोरेनिन को सक्रिय करता है और इसे सक्रिय रेनिन में परिवर्तन करता है और दूध हमारा पच जाता है। ट्रिप्सिन आंतररश्म में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है और इसे एंजाइमों का एक समूह होता है जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में पचाता है। ट्रिप्सिन जो है वो अग्नाशय द्वारा एक निष्क्रिय रूप में निर्मित होता है, जिसे ट्रिप्सिनोजेन कहा जाता है और प्रोटीन के पाचन में हमारी सहायता करता है। पेप्सिन आमाशय से स्रावित होता है और मनुष्यों के पाचन तंत्र में मुख्य पाचन एंजाइमों में से एक है। प्रश्न नंबर 19, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए टेनिन, बी टायलिन, सी रेजिन, डी रेनिन। सही जवाब ऑप्शन बी टायलिन। दोस्तों हमारे मुंह में 3 लार ग्रंथियां होती हैं, अधोजिह्वा ग्रंथियां, अवऊर्ध्वहनु ग्रंथियां, कर्णपूर्व ग्रंथियां। लार में टायलिन और लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। टायलिन और लाइसोजाइम दोनों स्टार्च के पूर्व पाचन में मदद करते हैं। इसे लार से एमाइलेज भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। आपके ऑप्शन है ए खनिज, बी हवा, सी एंजाइम, डी पानी। सही जवाब ऑप्शन सी एंजाइम। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, जब हम लोग कभी भी भोजन करते हैं तो आपके द्वारा खाए गए भोजन में पोषक तत्वों को ठीक से अवशोषित करने के लिए पाचन एंजाइम भोजन को तोड़ने में मदद करते हैं। उसके बिना शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। एंजाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भोजन को पचाने में।
प्रश्न नंबर 21, लार किसके पाचन में सहायक होती है? आपके ऑप्शन है ए स्टार्च, बी फाइबर, सी वसा, डी प्रोटीन। सही जवाब ऑप्शन ए स्टार्च। दोस्तों जैसे कि अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले पिछले प्रश्न में, लार में जो होता है टाइलिन एंजाइम होता है। लार का पाचन कार्यों में जैसे भोजन को गीला करना, भोजन को लुगदी बनाने में मदद करना और जिससे इसे आसानी से आप निगल सकें। लार में एमाइलेज एंजाइम होता है और टाइलिन भी होता है जो स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ देता है। इस प्रकार भोजन का पाचन भोजन के पेट में पहुंचने से पहले ही मुंह के भीतर होना शुरू हो जाता है। लार प्रोटीन, वसा और फाइबर को नहीं पचा पाता, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 22, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? आपके ऑप्शन है ए छोटी आंत, बी यकृत, सी बड़ी आंत, डी आमाशय। सही जवाब ऑप्शन ए छोटी आंत। दोस्तों छोटी आंत आपके भोजन में अधिकांश पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। छोटी आंत के बारे में अगर हम जानना चाहें तो छोटी आंत मानव पाचन तंत्र का वह हिस्सा है जो भोजन का पाचन पूरा करता है। यह जठरांत्र संबंधी मार्ग का एक अंग है जहां भोजन में अधिकांश पोषक तत्व और खनिज अवशोषण समाप्त हो जाता है। यह आमाशय और बड़ी आंत के बीच स्थित है और अग्नाशयी वाहिनी के माध्यम से पाचन में मदद के लिए पित्त और अग्नाशयी रसों को अवशोषित करता है। छोटी आंत के 3 अलग अलग क्षेत्र हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ये भी पूछता है तो याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 23, पेप्सिन है एक ऑप्शन विटामिन, बी खनिज, सी एंजाइम, डी हार्मोन। सही जवाब ऑप्शन सी एंजाइम। दोस्तों पेप्सिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंजाइम है हमारे पाचन तंत्र के लिए। पेप्सिन जो है गैस्ट्रिक जूस में पाए जाने वाला एक सक्रिय पाचन एंजाइम है जो प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में विभाजित करता है। यह एक एंटी पेप्टिडेज जो गैस्ट्रिक मुख्य कोशिकाओं द्वारा पेट की परत में छोड़ा जाता है और मनुष्यों और अन्य जानवरों में पाए जाने वाले यह महत्वपूर्ण पाचन एंजाइमों में से एक है। इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पाचन तंत्र के लिए, तो आप याद रखिएगा पेप्सिन एक एंजाइम है जो पाचन तंत्र का मुख्य एंजाइम है। प्रश्न नंबर 24, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए अमाशय, बी अग्नाशय, सी ग्रहणी, डी यकृत। सही जवाब ऑप्शन डी यकृत। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है। पहले आप यकृत के बारे में जान लीजिए। यकृत जो है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो यकृत है, ये याद रखिएगा। यकृत को हम लोग इंग्लिश में लिवर भी कहते हैं। तो जो लिवर है वो पित्त रस का मतलब उत्पादन करता है और जो पित्त का रस है वो पित्ताशय में जमा होता है। प्रश्न नंबर 25, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? आपके ऑप्शन है ए O2 ले जाना, बी CO2 ले जाना, सी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। दोस्तों श्वेत रक्त कोशिकाएं रक्त के चारों ओर परिचालित होती हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं। इसका मुख्य कार्य है जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता। अस्थि मज्जा में स्टेम कोशिकाएं श्वेत रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली आपके शरीर में प्रवेश करने वाले संक्रमणों या विदेशी अणुओं का पता लगाती हैं और उससे निपटती हैं। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। इसे WBC भी कहा जाता है शॉर्ट में।